और जिस तरीके से राज ठाकरे मारपीट की राजनीति उत्तर भारतीयों के साथ कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत आसान नहीं होगा। जिस तरीके से उनका राजनीति अभी रही है, एक स्टेज पर आकर सिर्फ हाथ मिला लेना और भाषण दे देना एक अलग है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता को तैयार करना, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्या उद्धव ठाकरे जो भरोसा करके बैठे हैं कि भाई साथ में आ जाएगा, ये भरोसा भारी पड़ सकता है? देखिए, दोनों भाइयों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। उद्धव को राज पे नहीं है, राज को उद्धव पे भरोसा नहीं है। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि भाई अब भाजपा से गठबंधन हो नहीं सकता। एकनाथ शिंदे पार्टी ले गए, नाम ले गए, सम्मान ले गए, बाला साहब का वोट बैंक ले गए। अब उद्धव के पास क्या है? अगर मराठी अस्मिता की बात थी तो फिर आपने कांग्रेस से हाथ क्यों मिलाया? राष्ट्रवादी कांग्रेस से आपने हाथ क्यों मिलाया? कोई भी ये पसंद नहीं करता कि आप उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट करो। भाई सब महाराष्ट्र में तो सभी कल्चर के लोग हैं, सभी प्रदेश के लोग आते हैं, मिलकर रहते हैं, काम करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है जो उत्तर भारतीय से डोमिनेट होती है। क्या मराठी मानुस ऐसी अस्मिता चाहते हैं जिसके चेहरे इस तरह के लोग हैं, एक जिसने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी और दूसरी तरफ जो मारपीट करके लोगों को धमका कर जबरदस्ती अस्मिता की बात करवाना चाहते हैं या मराठी बुलवाना चाहते हैं? राज ठाकरे का पहला बिजनेस पार्टनर कोई मराठी नहीं था, वो गुजराती व्यक्ति ने रहा। सरकारी स्कूल बीएमसी के जितने थे उसको बनाने का ठेका एक मराठी बिल्डर से लेकर आपने गुजराती बिल्डर को दिया। तो आपने मराठियों के लिए क्या किया? उद्धव ठाकरे ये बताया कि भाई 15 साल मैंने या 20 साल या 25 साल की अपनी राजनीति में मराठियों के लिए ये किया है। तो ये शुद्ध रूप से सत्ता के लिए आया हुआ एक गठबंधन है। न उद्धव ठाकरे के मन में राज ठाकरे के लिए कोई सम्मान है, न राज ठाकरे के मन में उद्धव ठाकरे के लिए कोई सम्मान है। आप ये देख लेना, अगर बीएमसी में अगर सत्ता में नहीं आएंगे तो उसके बाद फिर इनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। फिर उद्धव ठाकरे की ऐसा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है उन्होंने इस बात के लिए प्रेशर किया कि भाई उद्धव ठाकरे को अगला शिवसेना प्रमुख बनाया जाए। एक समय जो राजनीति में छोटे भाई की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाती थी, वो बड़े भाई शिवसेना थी। बाद में वही भारतीय जनता पार्टी बड़ी भाई बनी, अपने संगठन के दम पर पार्टी की तरफ से आई हुई है कि बम्बई आएंगे तो हम देखेंगे, मुंह काला करके भेजेंगे, मराठी अस्मिता की बात नहीं करोगे दिल्ली में बैठ के। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें राज ठाकरे की नई नवेली पार्टी थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उसने 13 सीटें जीती, लेकिन इन 13 सीटों की वजह से शिवसेना चुनाव हार गई। वो शिवसेना जिससे कुछ ही समय पहले राज ठाकरे अलग हुए थे। उत्तराधिकारी का विवाद था, काफी उनके मनमुटाव थे, उद्धव ठाकरे को लेकर कई शिकायतें थीं। लेकिन अब 15 साल बाद वही राज ठाकरे और वही उद्धव ठाकरे यानी दोनों चचेरे भाई एक साथ नजर आ रहे हैं। क्या ये मराठा अस्मिता का सवाल है जिसे लेकर सामने आए हैं, या अपने राजनीतिक अस्तित्व को दोनों भाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नई करवट लेने वाली है, और भाषा विवाद का इस पूरे मामले से क्या लेना देना है? इस सब पर चर्चा करेंगे, आज टू द पॉइंट बात करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी, जो पत्रकार तो हैं ही, साथ ही साथ लेखक भी हैं। और आपने ऑपरेशन शिवसेना का पुस्तक लिखी है, जिसमें तख्ता पलट से लेकर सत्ता तक की सारी कहानी आपको देखने को, पढ़ने को मिलेगी। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरुआत की, इस समय सबसे बड़ी चर्चा तो यही है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, दो भाई जो अलग हुए थे। सभी जानते हैं उत्तराधिकार वाला मामला था, बाल ठाकरे ने अपने बेटे को चुना, राज ठाकरे को उम्मीद थी, अलग हो गए। अब 15 साल बाद एक साथ एक मंच पर साथ आने को तैयार भी हो गए, और लग रहा है कि आने वाले समय में चुनौती देने की भी तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे साथ में आए तो ये सत्ता का मोह है जो उन्हें वापस चाहिए। और मराठी अस्मिता से ज़्यादा ये सत्ता का वर्चस्व है जो बीएमसी के अंदर अभी जो चुनाव में होने वाले 4 से 4 महीने में बीएमसी के चुनाव होंगे, दोनों चाहते हैं। देखिए, अब राज ठाकरे के पास खोने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ गंवा चुके हैं वो। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारे। ये ठीक है, लोकसभा में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारे। अब बीएमसी का चुनाव है। उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि अगर हम लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा, विधानसभा में सत्ता चली गई, बीएमसी में तो 25 साल से उद्धव ठाकरे का महापौर बनता रहा है, मतलब उनका राज रहा है। अगर बीएमसी नहीं मिलती है तो शिवसेना का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली मतलब बीएमसी पे ही सर्वाइव करता है। सबसे बड़ा बजट बीएमसी का 75,000 करोड़ रुपए का बजट है, और शिवसेना का हमेशा सा केंद्र बीएमसी रहा है। तो शिवसेना को डर है कि अगर हम बीएमसी में नहीं आ पाएंगे सत्ता में, तो जो कैडर, जो ठेकेदारी भी बीएमसी में करता है, शिवसेना का जो पूरा आर्थिक तंत्र है वो बीएमसी से चलता है, तो वो फिर कैसे चलेगा? फिर कार्यकर्ता जाएंगे, फिर शिवसैनिक चले जाएंगे। तो ये चिंता है दोनों भाइयों को कि फिर से बम्बई को अपनी मुट्ठी में लिया जाए, बीएमसी को। तो उसके लिए दोनों भाई आए हुए। बेसिकली ये डूबते को तिनके का सहारा है। दोनों डूबे हुए थे, एक दूसरे का सहारा लेकर दोनों राजनीतिक रूप से बचना चाहते हैं।
लेकिन अगर देखा जाए राज ठाकरे का हम अगर राजनीति देखें, जब एमएनएस बनी थी, तब बड़ी उम्मीदें थी। कई लोगों को ये लगा था कि बाल ठाकरे के सारे शिव सैनिक राज ठाकरे के साथ चले जाएँगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जितने वो सक्रिय रहते थे, उद्धव ठाकरे उतने सक्रिय नहीं थे और शिव सैनिकों में जो स्वीकार्यता राज ठाकरे की थी, वो उद्धव ठाकरे की नहीं थी। लेकिन अलग होते हैं, अलग पार्टी भी बनाते हैं, उस पार्टी का हश्र हमने देखा। काफ़ी तेज़ी से विधानसभा चुनाव जैसा कि मैंने बताया 13 सीटें पहली बार में जीत गए। लेकिन फिर वो पार्टी हाशिए पर चली गई। राज ठाकरे की राजनीति जो हमने देखी है, उस पर उद्धव ठाकरे का भरोसा करना और सबसे बड़ी बात मराठी अस्मिता का सवाल लेकर ये लोग इस बार मैदान में आ रहे हैं। ठाकरे विरासत को लेकर ये मराठी अस्मिता का क्या भावनात्मक मुद्दा मराठी लोगों से वहाँ के जुड़ा है, मुंबई के लोगों से जुड़ा है अभी भी? देखिए, अब इनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की बात करेंगे तो शिवसेना की राजनीति तो मराठी अस्मिता की बेसिकली बाला साहेब ठाकरे ने जब शिवसेना बनाई थी, तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते थे। बाद में उन्होंने कट्टर हिंदुत्व की बात करना शुरू की, फिर बाद में वो मराठी अस्मिता के ऊपर आए। दक्षिण के लोगों के साथ उन्होंने पहले मारपीट शुरू की वहाँ पर, फिर उत्तर भारतीयों के साथ शुरू की। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ पहली बार जब शिवसेना का, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और पहली बार जब गठबंधन हुआ, प्रमोद महाजन उसके शिल्पकार थे उस गठबंधन के। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये संदेश भेजा बाल ठाकरे को कि भई जिस तरह की आप राजनीति बम्बई में करते हो, वो राजनीति उत्तर भारत को पीटने की, दक्षिण भारत के मारने की भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। हम आपके साथ तभी गठबंधन करेंगे जब आप सबको साथ लेके चलेंगे। बाला साहब ठाकरे ने कहा कि भई मैं महाराष्ट्र की राजनीति ज़्यादा करता हूँ, मैं बीएमसी की राजनीति करता हूँ, तो मुझे मुझे यहाँ अपने स्टाइल की राजनीति करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि आपकी और हमारी जो विचारधारा है, मतलब आपकी जो विचारधारा है कि उत्तर भारतीय को ना मारा जाए, वह कम से कम बम्बई में ना हो। कुछ समय ये चला, लेकिन उसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने अपने स्तर की राजनीति शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ। लेकिन मराठी अस्मिता शिवसेना का एक मूल वोटर रहा है, क्योंकि बीएमसी का जो वोटर था वो बेसिकली मराठी मानुष का वोटर्स था। उत्तर भारतीय कभी भी शिवसेना के कोर वोटर में नहीं रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के रहे, कांग्रेस के वोटर रहे थे। तो बाला साहेब ठाकरे ने मराठी अस्मिता की बात कर कर बीएमसी में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। राज ठाकरे खुद भी कार्टूनिस्ट थे, बाला साहेब ठाकरे के समान वक्ता अच्छे थे। उद्धव ठाकरे उस समय सक्रिय राजनीति में नहीं थे, वो फोटोग्राफर थे। ये कहा जाता था कि बाला साहेब ठाकरे के बाद राज ठाकरे ही उत्तराधिकारी होंगे, उन्हें माना भी जाता था, और जिस तरीके से वो काम देख रहे थे। लेकिन पुत्र मुँह होता है, बाला साहेब ठाकरे को लगा कि उद्धव ठाकरे को देना है। जब चर्चा हुई और उद्धव ठाकरे के नाम पर उन्होंने सहमति दी, तो बाला साहेब ठाकरे के रहते 2005 में शिवसेना छोड़ने की घोषणा राज ठाकरे ने की। 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया और मातोश्री छोड़कर वो दादर में अपने घर रहने चले गए। तो ये कहा गया था कि भाई बाला साहेब ठाकरे के रहते मराठी अस्मिता और मराठी वोट शिवसेना का बाला साहेब ठाकरे का साथी रहेगा और राज ठाकरे को बहुत सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन 2009 का आप विधानसभा चुनाव देखिए, 10 का, या 2009 का लोकसभा चुनाव दीजिए, राज ठाकरे ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करा और राज ठाकरे को ये लगा कि मैं जिस तरह की राजनीति कर रहा हूँ वह पूरा शिवसैनिक मेरी तरफ आएगा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का और संघ का संगठन उस समय जमीनी स्तर पर बहुत अच्छे से काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 में उदय होता है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन करती है, तो उद्धव ठाकरे का भी ग्राफ गिर रहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे चूंकि विधानसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़े, लोकसभा चुनाव साथ में लड़े, हालांकि बाद में वो सरकार में लौट कर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे का 2014 के बाद रिलेशन उतार चढ़ाव वाला रहा। राज ठाकरे को लगा कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन जब 2014 के बाद कुछ मिला नहीं, आपके पास न विधायक बचा, न आपके पास कभी सांसद रहा नहीं, बचे हुए पार्षद भी आपके चले गए, जो आपका 12% का वोट बैंक था वो आपका 1% के वोट बैंक पे आ गया। और अब दोनों भाइयों को लग रहा है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो मराठी अस्मिता की हम एक लड़ाई शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत बाला साहेब ठाकरे ने की थी, और कम से कम हम मराठी वोटर को जोड़कर बीएमसी में सत्ता में लेकर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब इनके लिए काफ़ी देर हो चुकी है। देर की बात आप जो कर रहे हैं ना, क्योंकि अब भले ही ये दोनों साथ में आए हों, जब राज ठाकरे अलग हुए थे, तब ये था कि शिव सैनिकों का साथ उन्हें मिलेगा, लेकिन बाला साहब ठाकरे तब जीवित थे और शिव सैनिकों के लिए शिवसेना का मतलब बाला साहब ठाकरे। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने उद्धव का नाम लिया, तो वो उनके लिए ये है कि चाहे पसंद हो, चाहे नापसंद हो, उन्हें वही बिल्कुल। बात माननी थी जो बाला साहब ठाकरे ने कहा। उनके जाने के बाद जो बाला साहब ठाकरे का सबसे बड़ा जो एक मुद्दा रहता था मराठी अस्मिता के साथ-साथ, वो हिंदुत्व का मुद्दा रहा है, जिसे उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया, जिस तरह से वो कांग्रेस के पास गए सत्ता के लिए।
ऐसे में जब शिवसेना का 2 फाड़ तब हुआ, एकनाथ शिंदे के की अलग शिवसेना हो गई, इनकी उद्धव अलग बन गई शिवसेना। वहाँ पे भी तो शिव सैनिक बँटे हैं। इन शिव सैनिकों में अब राज ठाकरे के हिस्से में कौन से शिव सैनिक आएँगे? क्योंकि शिव सैनिकों के लिए भी तो ये तय करना हो मुश्किल होता होगा ना कि वो किसके साथ जाएँ। कौन से वो शिव सैनिक हैं जो उद्धव के साथ खड़े हैं? कौन से वो शिव सैनिक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं? और कौन से वो शिव सैनिक हैं जो अभी भी राज ठाकरे के अंदर बाला साहब ठाकरे की छवि देखते हैं और साथ जाना चाहते हैं? देखिए, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे में जो शिवसेना को लेने की होड़ मची हुई है, और जो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में शिवसेना को लेने की जो होड़ मची हुई थी, मुझे लग रहा है एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पास देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शिफ्ट हो चुका है। शिवसैनिकों का बड़ा, मराठियों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो देवेंद्र फडणवीस, चूंकि खुद मराठी है, बोलते अच्छे हैं, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, एक बड़ा मराठी वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे के साथ वोट चला गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे जुड़े हुए, इससे बड़ा वोट बैंक एकनाथ शिंदे के साथ है। अगर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करते तो बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाता, जैसा उद्धव जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उनके साथ जुड़े हुए थे। अब समस्या ये है, जैसे अभी खबर ये भी आ रही है, जो मैं आपको आज ही, मतलब मेरे पास अपडेट आया है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से ये कहा है कि उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उद्धव बालासाहेब ठाकरे में वो विलय कर दे। राज ठाकरे ने इसके लिए मना कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि हम बीएमसी में गठबंधन करेंगे, और गठबंधन से बीएमसी के लिए नहीं होगा, आपको पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि ये गठबंधन इस साल होने वाले बीएमसी के चुनाव के लिए भी हो, 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी हो, और 2030 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी गठबंधन हो। तो अब राज ठाकरे ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई मैं अपनी पार्टी का विलय नहीं करूंगा। अब समस्या ये आ रही है कि जहां उद्धव ठाकरे मजबूत है मराठी वोट बैंक पे, वही राज ठाकरे भी मजबूत है अपने मराठी वोट बैंक पे। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जिस दादर पे शिवसेना अपना गढ़ मानता है, उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे मानते हैं, उसी माहिम दादर को राज ठाकरे भी अपना गढ़ मानते हैं। हालांकि उनका बेटा वहां पे विधानसभा चुनाव हार गए माहिम से, राज ठाकरे के, लेकिन मराठी वोट तो दोनों चाहते हैं कि हमें सीटें वही मिले जहां मराठी अधिपत्य ज्यादा हो। तो अब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? और क्या राज ठाकरे के लिए अगर सीट छोड़ते हैं उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे के जो वहां से कैंडिडेट रहे, जो पार्षद रहे, जो दावेदार है, क्या वो उद्धव ठाकरे की इस बात को मानेंगे कि राज ठाकरे के लिए आप सीट छोड़ दीजिए? उनके पास तो विकल्प है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकते हैं, वो एकनाथ शिंदे के पास जा सकते हैं। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अगर बीएमसी की आप देखें तो 227 सीटें आती है, और 105 सीटें ऐसी है जो मराठी डोमिनेट सीट बीएमसी के अंदर। अब इन 105 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो ये एक बड़ी चुनौती मुझे लगता है दोनों के सामने होगी, क्योंकि राज ठाकरे इस मामले में समझौता नहीं करेंगे, उद्धव के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। अब इसमें कांग्रेस से बाहर लगभग तय है कि उद्धव ठाकरे बाहर हो चुके हैं कांग्रेस गठबंधन से, अब अघाड़ी में वो नहीं है, महाविकास अघाड़ी के अंदर। अब क्या शरद पवार, जिससे कि सुप्रिया सुले ने दोनों भतीजों को मिलवाया था स्टेज के ऊपर, तो क्या सुप्रिया सुले इस गठबंधन में रहेंगी? तो क्या सुप्रिया सुले की, शरद पवार की जो पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर कोई महाराष्ट्र के अंदर नया गठबंधन देखने को मिलेगा? या शरद पवार उसमें शामिल नहीं होंगे कि मराठी अस्मिता की बात करते हैं, जो शरद पवार की विचारधारा से बहुत सहमति नहीं रखते शरद पवार उससे, तो क्या दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे? तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी बहुत परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। एक स्टेज पर आकर सिर्फ हाथ मिला लेना और भाषण दे देना एक अलग है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करना, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, यह मुझे लगता है, और जिस तरीके से राज ठाकरे मारपीट की राजनीति उत्तर भारतीयों के साथ कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत आसान नहीं होगा। जिस तरीके से उनका राजनीति अभी रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ने की, वो इससे कितना सहमत होते, ये आने वाला समय बताएगा। राज ठाकरे ने तो जब एमएनएस बनाई थी तब उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की थी, उत्तर भारतीयों को भगाने का उनका बिल्कुल। एजेंडा चला था और उनके कार्यकर्ता जा जाके लोगों को पीटते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरह से आप कह रहे हैं अभी एक स्टेज पे ही हाथ मिलाने की बात है, उद्धव ठाकरे की तरफ से तो काफी कुछ ऐसा लग रहा है, वो उनके कुछ अगर उनके स्टेटमेंट भी देखे जाए तो उनको ऐसा लगता है कि हम साथ आ जाएंगे। लेकिन राज ठाकरे की अगर हम पिछले सालों में अगर 10-12 सालों की उनकी राजनीति को देखें, उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता कितनी है? क्या उद्धव ठाकरे जो भरोसा करके बैठे हैं कि भाई साथ में आ जाएगा, ये भरोसा भारी पड़ सकता है? देखिए, दोनों भाइयों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। उद्धव को राज पे नहीं है, राज को उद्धव पे भरोसा नहीं है, और अभी 2-3 साल पहले तो ऐसी स्थिति थी कि संभावना कहीं नजर नहीं आ रही थी कि दोनों भाई साथ में आएंगे, लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी है। राज ठाकरे भी अब राजनीति में लगभग खत्म हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, देवेंद्र फडणवीस का जो पहला कार्यकाल रहा था 2014 से लेकर 2019 तक, और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर से मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने जो डेवलपमेंट किया, करप्शन फ्री गवर्नमेंट दी, उसके बाद 2019 का जो चुनाव हुआ देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लड़ा गया,
लेकिन सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनाने से मना किया, देवेंद्र फडणवीस को 2.5 साल के लिए मांगा। फिर सबको मालूम है कि पार्टी टूटी, देवेंद्र फडणवीस अलग हुए, ये कांग्रेस के साथ हाँ, जाके या मिल गए। और मुख्यमंत्री बने। अब फिर चुनाव हुए तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पे मैंडेट मिला, 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, अब देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री बन गए। तो बहुत आसान नहीं है। अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि भाई अब भाजपा से गठबंधन हो नहीं सकता। एकनाथ शिंदे पार्टी ले गए, नाम ले गए, सम्मान ले गए, बाला साहब का वोट बैंक ले गए। अब उद्धव के पास क्या है? तो उद्धव को लग रहा है कि कम से कम बीएमसी में स्टेज पे तो आ जाऊं, कि मैं अपना मेयर नहीं बना सकूं तो कम से कम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दूं। तो कम से कम जो आर्थिक ताकत शिवसेना की रही है वह खर्चा चलता रहे। तो अब एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह उद्धव के सामने है, और मुझे लग रहा है कि फिर उन्हें लगा होगा कि अब राज से हाथ मिलाते हैं। शायद राज ठाकरे का जो 1.5 से 2% का वोट बैंक है, वो दोनों भाई आने से दोनों के कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, चार्ज होंगे, मराठी अस्मिता की लगातार बात करेंगे। तो मराठी वर्ग अगर ये महसूस करता है कि भाई बम्बई के अंदर मराठियों का प्रभुत्व होना चाहिए और हम ये बात पहुंचाने में सफल रहे और मराठी का वोट बैंक शिफ्ट होता है, तो हो सकता है हम अपना मेयर बनाने की स्थिति में आ जाए, या इस स्थिति में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो जाए हमारे साथ गठबंधन करने की। तो ये बेसिकली एक राजनीति के लिए किया हुआ गठबंधन है, इसमें कोई विचारधारा नहीं है। मराठी अस्मिता की बात आप पहले भी कर रहे थे, फिर राज ठाकरे छोड़कर क्यों गए? अगर मराठी अस्मिता की बात थी तो फिर आपने कांग्रेस से हाथ क्यों मिलाया? राष्ट्रवादी कांग्रेस से आपने हाथ क्यों मिलाया? तो जनता इस बात को समझती है, राजनीतिक मजबूरी है। अब ये जनता के बीच अपनी बात कितना कन्विंस कर पाते हैं मराठी लोगों के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे जो लग रहा है कि मराठी मानुस भी इस बात को जानता है कि इनकी राजनीति किस तरीके से अब सत्ता की राजनीति हो गई है। तो बहुत असर नहीं होगा मराठी वोट बैंक के अंदर। पढ़ा लिखा तबका है मराठी का, कोई भी ये पसंद नहीं करता कि आप उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट करो। भाई सब महाराष्ट्र में तो सभी कल्चर के लोग हैं, सभी प्रदेश के लोग आते हैं, मिलकर रहते हैं, काम करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है जो उत्तर भारतीय से डोमिनेट होती है। तो मुझे लग रहा है कि मराठी का बड़ा वर्ग ये इस तरह की मारपीट पसंद नहीं करता है। अब देखने वाला बात होगी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या करते हैं। ये जो भाषा विवाद इन्होंने शुरू किया है मराठी अस्मिता के नाम पर, 80 और 90 का दशक था, तब बाल ठाकरे थे, जो वो बोलते थे उसका असर मराठी मानुष पे पड़ता था और वो उस बात को सुनते भी थे। लेकिन ये उद्धव ठाकरे, जिन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी, वो कांग्रेस जिसे बाला साहब ठाकरे लगातार कोसते रहते थे, उस कांग्रेस से जाकर आपने हाथ मिला लिया। फिर जब आप मुख्यमंत्री बन गए, तो आप उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखिए, उसमें विवादों की एक लंबी लिस्ट है, जिससे उनकी छवि खराब हुई और फिर एकनाथ शिंदे भी अलग हो गए और उनके साथ शिव सैनिक चले गए। बिल्कुल। उन उद्धव ठाकरे को मराठी मानुष कितना मानते हैं, और वही राज ठाकरे जो एक तरह से राजनीति से गायब से हो गए, और जब राजनीति में आते हैं तो सिर्फ उनके कार्यकर्ता सड़कों पे लोगों के साथ मारपीट करते हुए नजर आते हैं। क्या मराठी मानुष ऐसी अस्मिता चाहते हैं जिसके चेहरे इस तरह के लोग हैं, जो एक जिसने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी और दूसरी तरफ जो मारपीट करके लोगों को धमका कर अपनी अस्मिता का, ये कह सकते हैं कि जबरदस्ती अस्मिता की बात करवाना चाहते हैं या मराठी बुलवाना चाहते हैं? देखिए, अगर उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, अगर महाराष्ट्र की जनता और खासतौर से मुंबई की जनता अगर उनके बात से सहमत होती, तो विधानसभा में उन्हें एक अच्छा मैंडेट मिल जाता उद्धव ठाकरे को, जो नहीं मिला। 2012 की एक घटना का आपको मैं जिक्र करता हूँ। 2012 में बाला साहब ठाकरे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। जी। दशहरा की जो रैली होती है, जहाँ शिवसेना का स्थापना दिवस है, जिसमें वो भाषण शिवाजी देते पार्क थे। में, जहाँ बाला साहब ठाकरे के हुँ। साल में एक बार भाषण देने आते थे और पूरे शिवसैनिक उसको बहुत ध्यान से सुनते थे। बेसिकली पूरे साल भर के लिए शिवसैनिकों को संदेश होता था। बाला साहब ठाकरे इतने बीमार थे कि वो शिवाजी पार्क जाने की स्थिति में नहीं थे, तो उन्होंने अपने घर पर मातोश्री में अपने भाषण को रिकॉर्ड करवाया, जो शिवाजी पार्क पर उद्धव ठाकरे सुनवाने वाले थे। उस भाषण के रिकॉर्डिंग के बाद बाला साहब ठाकरे ने, जो बहुत बीमार थे, उन्होंने उद्धव से कहा कि भाई मुंबई से और महाराष्ट्र से सोनिया गांधी की कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बांधना होगा और हिंदुत्व की बात घर घर पहुंचानी होगी। मैं बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, अब यह कमान तुम्हें संभालनी पड़ेगी जिम्मेदारी, और हिंदुत्व को घर घर तुम्हें लेकर जाना होगा। ये उन्होंने उद्धव से कहा था। और वही उद्धव बाला साहब के निधन के बाद 7 साल बाद सोनिया गांधी को फोन करते हैं, समर्थन मांगते हैं और सोनिया के साथ सरकार बनाते हैं। तो बाला साहब ठाकरे ने अपने पिता के जो अंतिम शब्द थे या अंतिम इच्छा थी, उसका मान नहीं रखा, सत्ता के लिए कांग्रेस से गठबंधन किया। तो मुझे लग रहा है कि मराठी मानुस भी इस बात को जानता है अब, और मराठी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग जो है बम्बई का, वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता कि आप भाई, कई बड़े उद्योगपति हैं जो मराठी, जिनका पूरा वर्क कल्चर जो उत्तर भारतीय से डोमिनेट होता है, वहाँ एम्प्लॉई उनके यहाँ, वो उनसे तो नहीं कहते कि आप मराठी में बात करो। तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए कि जो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे या 24 साल अगर वो बीएमसी उनके पास रहा, मेयर उनके पास रहा, तो बीएमसी में उन्होंने ऐसा क्या किया जो मराठियों के लिए वो कह सकते हैं कि भाई मराठी अस्मिता के लिए मैंने ये किया।
राज ठाकरे का पहला बिजनेस पार्टनर कोई मराठी नहीं था, वो गुजराती व्यक्ति ने रहा। सरकारी स्कूल बीएमसी के जितने थे, उसको बनाने का ठेका एक मराठी बिल्डर से लेकर आपने गुजराती बिल्डर को दिया। तो आपने मराठियों के लिए क्या किया? उद्धव ठाकरे ये बताया कि भाई 15 साल मैंने या 20 साल या 25 साल की अपनी राजनीति में मराठियों के लिए ये किया है। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे मराठी आदमी उनके वोट की तरफ वोट दे उनको। तो मुझे लग रहा है कि अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के लिए वो मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मराठी वोट बैंक जो एक प्रभावशाली मतदाता नगर निगम में है बीएमसी के अंदर, तो वो किसी तरीके से उनको वोट कर दे। और चूंकि बीएमसी में जब चुनाव होते हैं, जो परिणाम आता है, तो वो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, तो 200, 300, 400 वोट से हार जीत होती है। राज ठाकरे अगर अपने अलग कैंडिडेट खड़े करते, तो वो भले ही जीतते नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को 200, 400 वोट से हराने की क्षमता रखते थे कई सीटों पर। तो उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि साथ में लेकर आओ, इनके वोट मिलाकर अपन सरकार किसी तरीके से बना लो गठबंधन की। नहीं मिला तो बाद में देखेंगे, एकनाथ शिंदे को लेना है या बीजेपी को लेना है या कांग्रेस को लेना है या राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार को लेना है, कोई जुगाड़ बना के सरकार बनाएंगे। तो ये शुद्ध रूप से सत्ता के लिए आया हुआ एक गठबंधन है। न उद्धव ठाकरे के मन में राज ठाकरे के लिए कोई सम्मान है, न राज ठाकरे के मन में उद्धव ठाकरे के लिए कोई सम्मान है। आप ये देख लेना, अगर बीएमसी में अगर सत्ता में नहीं आएंगे तो उसके बाद फिर इनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए सम्मान भले ना हो, पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के लिए किसके मन में सम्मान है? मुझे लग रहा है अब दोनों के लिए नहीं है, विचारधारा के लिए। अगर विचारधारा के लिए होता तो राज ठाकरे बाला साहब का ठाकरे के रहते, मातोश्री छोड़ कर अपने अलग पार्टी नहीं बनाने जाते। उद्धव ठाकरे में अपने पिता के प्रति सम्मान होता, शिव सैनिकों के प्रति सम्मान होता, हिंदुत्व और मराठी अस्मिता का सम्मान होता, तो वह कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाते। मुझे लग रहा है वो विपक्ष में बैठना स्वीकार करते और कहते हैं कि ठीक है, मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, 5 साल विपक्ष में रहूंगा, उसके बाद चुनाव अलग लड़ूंगा और फिर सरकार में आऊंगा। मुझे लग रहा है उन्होंने जब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, तो ये उन्होंने संदेश दे दिया कि भाई सत्ता सर्वोपरि है मेरे लिए। मराठी अस्मिता की मैं सिर्फ बात करता हूँ, लेकिन उसी मराठी अस्मिता के नाम पर मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर सकता हूँ सत्ता के लिए। तो जनता ने इस बात को देखा और अब उद्धव ठाकरे इस बात का जवाब देना पड़ेगा बीएमसी में भी, कि आपने भाई कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया। और जब दोनों भाई मराठी अस्मिता की बात करते थे, तो आप दोनों भाई 20 साल सत्ता से एक दूसरे से अलग क्यों रहे? अगर बाला साहब ठाकरे की हम बात करें, उद्धव ठाकरे का जो एक देखा जाए कि जो उनका व्यक्तित्व था और दूसरी तरफ राज ठाकरे का जो व्यक्तित्व था, क्या बाला साहब ठाकरे को अंदाजा नहीं था? क्योंकि वो तो दूरदृष्टा थे। उनके लिए जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की या मराठी मानुष की राजनीति की, सफलता भी प्राप्त की, उनका एक तरीका था राजनीति करने का, लोगों को पहचानने का। आपको लगता है क्या वो अपने बेटे को नहीं पहचान पाए, या कमजोरियों को जानते हुए भी उन्होंने क्यों चुना होगा उद्धव ठाकरे को? देखिए, वो जानते थे बाला साहब ठाकरे कि राज ठाकरे ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर और अच्छे वक्ता है, संगठनकर्ता अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाला साहब ठाकरे इस बात को मानते थे और बाला साहब ठाकरे के जितने भी राजनीतिक डिसीजन होते थे या राजनीतिक बैठकें जो होती थी, वो सारे राज ठाकरे ही ऑर्गेनाइज करते थे। अगर कोई नेता घर पे अगर मिलने आ रहा है, तो वो राज ठाकरे का ही था कि वो सब ऑर्गेनाइज करते थे। उद्धव ठाकरे भी इस बात को मानते थे कि राज ठाकरे ज़्यादा मतलब हिंदुत्व की बात करते हैं, अच्छे वक्ता है, शिवसैनिकों में उनका एक प्रभाव है। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, तो उद्धव ठाकरे उनका स्वास्थ्य ज़्यादा देखा करते थे और फिर पिता धृतराष्ट्र बन गए। उन्हें लगा कि उनके बेटे को देना है। फिर उद्धव ठाकरे की, ऐसा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है, उन्होंने इस बात के लिए प्रेशर किया कि भाई उद्धव ठाकरे को अगला शिवसेना प्रमुख बनाया जाए। घर के अंदर इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ, मतलब भोजन करते वक्त इस बात को लेकर चर्चा हुई। राज ठाकरे और उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे भोजन करते वक्त उठ के चले गए, जब ये कहा गया राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की तरफ से कि मैं उद्धव ठाकरे को शिवसैनिक के एक अगले प्रमुख के रूप में, शिवसेना के प्रमुख के रूप में बनाने वाला हूँ। तो राज ठाकरे भोजन से उठ गए थे, उनकी वाइफ उठ के चली गई थी। रात को फिर राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने बुलाया और समझाने की कोशिश की कि भाई है तुम दोनों, वो अगर प्रमुख बनता है कार्यकारी, तो तुम संगठन देखो, दोनों मिलकर शिवसेना को आगे बढ़ाओ। राज ठाकरे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि भाई मेरा भविष्य क्या होगा अगर सब कुछ उद्धव के पास जाएगा। दूसरे दिन सुबह उन्होंने अपनी बैग उठाई और पत्नी के साथ घर छोड़कर चले गए। हालांकि ये राज ठाकरे का घर छोड़ना बाला साहब ठाकरे को बहुत बुरा लगा। जब राज ठाकरे चले गए तो 4 दिन बाद बाला साहब ठाकरे ने फ़ोन किया राज ठाकरे को और मिलने बुलाया और कहा कि भाई घर में फूट नहीं होना चाहिए, वापस घर पर लौट कर आओ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस समय उद्धव ठाकरे और उनकी वाइफ ने विरोध किया कि भाई अब घर छोड़ के चले गए, तो ये घर भी छोड़े, शिवसेना भी छोड़े और अपनी अलग राजनीति राह यानी बनाए। शिवसेना छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, वो अपनी मर्जी से नहीं गए थे? बिल्कुल नहीं गए थे।
बाला साहेब ठाकरे ने राज ठाकरे को बुला लिया था 7 दिन के बाद, और ये हुँ, सहमति बन गई थी बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में, और राज ठाकरे ने कह दिया था कि ठीक है, मैं घर में रहूँगा मातोश्री में और शिवसेना के लिए काम करूँगा। हुँ, लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे की पत्नी का ये प्रेशर था कि भई ये घर छोड़ के गए, तो अब ये घर भी दूसरा बनाएँ, और इन्हें लगता है कि ये शिवसेना से अलग होकर अपनी राजनीति बना सकते हैं, तो ये पार्टी भी अलग बनाएँ। शायद मुझे लगता है कि ये एक बात रही होगी जो चुभी होगी राज ठाकरे को, फिर उन्होंने कहा होगा कि ठीक है, मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊँगा। फिर उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया इस बात को लेके, और फिर बाला साहेब ठाकरे की तमाम कोशिशों के बाद भी वह साथ में नहीं आए। हालाँकि जब राज ठाकरे घर छोड़ के गए थे, तो पहला फ़ोन बाला साहेब ठाकरे ने प्रमोद महाजन को किया था कि आपकी राज सुनता है, आप राज से बात करो कि वो लौट कर आए। प्रमोद महाजन ने राज ठाकरे को फ़ोन करके बुलाया था मिलने, बात भी की थी। प्रमोद महाजन की तमाम कोशिशों के बाद भी वो समझौता नहीं हो पाया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस मामले में, और उद्धव ठाकरे की पत्नी का ज़्यादा प्रभाव घर के अंदर है, पार्टी के अंदर भी उन्हीं का ज़्यादा प्रभाव है, तो वो नहीं हो पाया, फिर राहें अलग-अलग हो गई। अब ये साथ में लौटे हैं, तो क्या दोनों की पत्नियाँ इसको स्वीकार करेंगी? अब क्या परिवार एक होगा कि वापिस मातोश्री में आके वो रहेंगे, या घर अलग-अलग रहेगा? सिर्फ़ राजनीतिक एकता बनेगी, देखने वाली बात होगी। अब राजनीतिक अस्तित्व का सवाल हो गया है ना, दोनों के लिए तो हो सकता है पत्नियाँ भी समझौते कर लें, लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है, वो बाला साहब ठाकरे जो पूरे मराठी मानुष को एक करके रखते थे, वो अपना परिवार एक नहीं कर पाए। देखिए, राजनीति में ये होता है कि मतलब ऐसे कई भारतीय राजनीति में कई उदाहरण है कि जहाँ बहुत अच्छे पॉलिटिशियन रहे, उन्होंने अपने समाज को एकजुट किया, पार्टी को एकजुट किया, लेकिन जब परिवार आया, तो परिवार को वो एकजुट नहीं रख पाए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह का उदाहरण हमारे सामने है। महाराष्ट्र की अगर बात करो, शरद पवार का सामने कि भतीजे और बेटी के बीच जब चुनने की बारी आई, तो वो तय नहीं कर पाए कि कैसे पार्टी परिवार को एकजुट रखना है। तो तमाम इस तरह की राजनीति में उदाहरण है कि जब परिवार टूटा है इसके बात को लेके। मुझे लग रहा है कि बाला साहेब ठाकरे थोड़ा जल्दी कर गए उद्धव ठाकरे को ज़िम्मेदारी देने के लिए। राज ठाकरे को अगर वो ज़िम्मेदारी देते अगर, हुँ, तो शिवसेना एक रहती और आज शिवसेना का भविष्य बहुत बेहतर होता। उद्धव ठाकरे के अंदर वो योग्यता नहीं है जो राज ठाकरे के अंदर संगठन के रूप से थी। बेसिकली शिवसैनिक जिस तरह का चाहता है अपने नेतृत्व को, बहुत आक्रामक हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, भाषण शैली अच्छी हो, हुँ। उद्धव ठाकरे इसमें कहीं फिट नहीं होते थे। और मुझे लग रहा है आदित्य ठाकरे भी उस तरीके से फिट नहीं होते हैं। तो शिवसेना का उद्धव ठाकरे का भविष्य मुझे बहुत बेहतर नहीं नज़र आ रहा है, और शायद यही कारण होगा कि उद्धव ठाकरे को लग रहा होगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पिता की शिवसेना में गँवा चुका हूँ, पिता का नाम गँवा चुका हूँ, सत्ता गँवा दी मैंने। तो हुँ। अब भाई को फिर लाकर हम कुछ नया राजनीतिक एक्सपेरिमेंट करते हैं मराठी अस्मिता के नाम पर। वही भावनात्मक मुद्दा उठाकर मराठी मानुस की राजनीति महाराष्ट्र में करने की कोशिश करते हैं। अब जैसा आपने बताया राज ठाकरे अगर बनते उद्धव ठाकरे की जगह बाल ठाकरे उनको चुनते तो शिवसेना का एक अलग ही रूप देखने को मिलता बिल्कुल। और शायद जो आज शिवसेना की हालत है शायद वो नहीं होती लेकिन राज ठाकरे जिन्हें की प्रतिछाया माना जाता था उनका बॉडी लैंग्वेज उनके बोलने का तरीका थोड़ा बहुत जो कार्टून बनाना काफी कुछ कैरेक्टर जो है उनका बाल ठाकरे से मिलता था इसलिए भी लोगों को वो उत्तराधिकारी के तौर पे ज्यादा पसंद आते थे पर जब वो अलग हो गए जब कैरेक्टर वैसा ही था, तो फिर शुरुआती लोकप्रियता के बाद वो राजनीतिक हाशिए पर क्यों चले गए? वो करिश्मा उनका क्यों नहीं रहा? देखिए, बाला साहेब ठाकरे तो बाला साहेब ठाकरे ही थे, अब दूसरा बाला साहेब ठाकरे तो बन नहीं सकता। भई अब अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन है, अभिषेक बच्चन तो अमिताभ बच्चन नहीं बनेंगे। हुँ, तो जो बाला साहेब ठाकरे का करिश्मा था, राज ठाकरे को लगा कि वही करिश्मा, वैसे ही मैं घर से डिसीजन लूँगा, मैं कहीं मिलने जाऊँगा नहीं, सब लोग मेरे से मिलने आएँगे, मैं कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं लूँगा। राजनीति बदल गई थी, मतलब आप वो उम्मीद नहीं कर सकते, आपको घर के बाहर जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की बैठक लेनी पड़ेगी। पहली बार जब वो चुनाव लड़े, जब पहले वो स्पीच देने जाते थे, तो बहुत लोग सुनने आते थे राज ठाकरे को। तो राज ठाकरे को लगा कि ये पूरे मेरे वोटर्स बन चुके हैं। वो घर से ही अपने एक शहंशाह के रूप में उन्होंने पार्टी चलाने की कोशिश की, जैसे बाला साहेब ठाकरे चलाते थे। तब भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर थी, हुँ, तो बाला साहेब ठाकरे को कई बार सुनना पड़ता था भारतीय जनता पार्टी को। संघ के स्वयंसेवकों ने, राष्ट्रीय सेवक संघ का जो ज़मीनी स्तर पर काम रहा, पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो काम रहा, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे ने जो काम किया, संघ ने जो काम किया ज़मीनी स्तर पर, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती चली गई। एक समय जो राजनीति में छोटे भाई की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाती थी, वो बड़े भाई शिवसेना थी। हुँ, बाद में वही भारतीय जनता पार्टी बड़ी भाई बनी अपने संगठन के दम पर। हुँ, तो राज ठाकरे ये रियलाइज़ नहीं कर पाए कि भई संगठन में काम करना है तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। वो उन्होंने यह नहीं किया और राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर चले गए। अब उन्हें लग रहा है, लेकिन अब उम्र भी हो गई है, अब वोटर भी चला गया, और एक बार जो भरोसा चला जाता है वो लौट कर नहीं आता।
वोटर भी आपके यहाँ से निकल गया, अब कैसे आप उनको लेकर आओगे, ये देखने वाली बात होगी। आपने पुस्तक भी जो लिखी है ऑपरेशन शिवसेना, ये पूरे उस समय का आपने इसमें पूरा ज़िक्र किया है, जब ये पार्टी टूटी थी। शिवसैनिक भी तो ये देखते होंगे ना, जब जिस तरह आपने बाकी राज्यों की पार्टी की बात की, समाजवादी पार्टी या हम आरजेडी देख लें, परिवारवाद की राजनीति की जो बात होती है, तो शिवसेना में भी परिवारवाद था। लेकिन जब ये पार्टी टूटती है और एकनाथ शिंदे अलग जाते हैं, शिवसैनिकों के मन में क्या ये आ गया था कि अब ये पार्टी परिवारवाद से नहीं चलनी चाहिए, या जो उत्तराधिकारी आया है उसमें वो काबिलियत नहीं है जो पार्टी के मुखिया रहे बाला साहब ठाकरे में था? आपको लगता है कि वो ठाकरे का जो क्रेज़ है या ठाकरे अस्मिता की जो बात है, जिसे शिव सैनिक अपने आप से भी जोड़कर देखता है, अब वो चीज़ बहुत दूर हो चुकी है मराठी मानुष से या मराठी लोगों से, विशेष तौर से मुंबई के लोगों से जहाँ की ये राजनीति करना चाह रहे हैं अभी? देखिए, मुझे लगता है कि परिवारवाद की राजनीति तो शिव सैनिकों को आपत्ति नहीं थी, ना विधायकों को आपत्ति थी, हुँ, ना सांसदों को। वो तो पार्टी परिवारवाद की थी, बाला साहेब ठाकरे के घर की पार्टी थी, तो तय था कि उद्धव ठाकरे देखेंगे, और उद्धव ठाकरे तो देख ही रहे थे ना बाला साहेब के निधन के बाद। अगर आप देखेंगे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2014 का विधानसभा चुनाव हो, या 2019 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो, उद्धव ठाकरे ही पार्टी देख रहे थे। दिक्कत ये थी कि उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों से मिलना बंद कर दिया था, और ये कहा जाता था कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने, तो सारे बड़े फैसले शरद पवार ले रहे थे। अजीत पवार अपने हिसाब से हुँ। सरकार को चला रहे थे। शिवसैनिकों की सुनवाई नहीं हो रही थी जिस तरीके से। शिवसैनिकों को अपनी कोई बात रखनी रहती थी, तो उद्धव ठाकरे मिलते नहीं थे। मातोश्री में अगर जाते थे तो पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। चाय के लिए कोई पूछता नहीं था विधायकों से, मंत्रियों से। घंटों बाहर उद्धव ठाकरे बिठा के रखते थे, और बाद में आके वहाँ का कर्मचारी कहता था कि कल आना मिलने, आपसे कल मिलेंगे। तो विधायक और मंत्री कहाँ जाए अपनी बात लेके? सम्मान के लिए सम्मान नहीं मिल रहा था। हाँ। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक अपने सारे काम उद्धव ठाकरे से करवा लेते थे। तो विधायकों का एक बड़ा वर्ग था जो एकनाथ शिंदे से अपनी बात रखता था। एकनाथ शिंदे सबसे मिलते थे। तो एकनाथ शिंदे को भी ये लगा, और एकनाथ शिंदे और विधायकों ने उद्धव ठाकरे से कई बार कहा कि भई आप सत्ता से बाहर आ जाइए, हमें शरद पवार के साथ और कांग्रेस के साथ सरकार में नहीं रहना है। ये शिवसैनिकों के लिए भी खतरा की घंटी है, शिवसेना के लिए भी, और हमारा वोटर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हम इनके साथ सरकार बना रहे हैं। अगले चुनाव में हमें इसकी बहुत नुकसान होगा और हम चुनाव नहीं जीत पाएँगे। उद्धव ठाकरे ने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। बाद में एकनाथ शिंदे को लगा कि अब स्थिति खराब है। सारे विधायकों ने कहा एकनाथ शिंदे से कि आप नेतृत्व कीजिए। एकनाथ शिंदे तैयार हुए, विधायक उनके साथ हुँ। ठाणे में उनसे मिले। फिर वहाँ से वो सूरत गए, मोबाइल सबके बंद हुए रात को। तो योगा डे था 21 जून का, हाँ, 21 जून जिस अच्छी दिन तरह से घटना एक याद है। घटी है जी, रात को। हाँ। सूरत गए, सूरत से फिर वो गुवाहाटी चले गए। इतना बड़ा टूट हुई, और सरकार आपकी थी, गृह मंत्री आपके थे, आपको भनक तक नहीं लगी कि आपकी पार्टी में इतना बड़ा टूट होने जा रही है। तो विधायक का एक बड़ा वर्ग लेके चलेगा, और इतना बड़ा विधायक लेकर गए थे कि शिवसेना में टूट पहले भी हुई है। जब बाला साहेब ठाकरे थे तब भी टूट हुई है। छगन भुजबल चले गए थे, हुँ। नारायण राणे आपके यहाँ से हुँ। चले गए। लेकिन पार्टी तोड़ने की स्थिति में कोई नहीं आया कि जो आपकी पार्टी तोड़ सके। और भी कई लीडर गए, संजय निरुपम ने छोड़ी, कई तमाम नेताओं ने शिवसेना को छोड़ा। लेकिन पार्टी तोड़कर आपकी ले जाए, और इतना बड़ा संख्या बल ले जाए कि आप पूरी पार्टी नाम उसके पास सिंबल चले जाए, ये तो पहली बार हुआ। तो उद्धव ठाकरे की राजनीति करने का है, आप किसी से मिलते नहीं हो। आदित्य ठाकरे को क्या जरूरत थी मंत्रिमंडल में लेने की? आदित्य ठाकरे संगठन देखते। अगर पिता मुख्यमंत्री है तो बेटे को संगठन में रहना था ना। बेटा भी मंत्री बन रहा है, पिता मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो संगठन इन्होंने छोड़ दिया, जिसका फायदा मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे और बाकी नाराज शिवसैनिकों ने उठाया, और फिर वो अपनी विचारधारा पे लौट कर आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने। अब जब कोई राजनेता बनता है और मुख्यमंत्री तक पहुँचता है, जैसे उद्धव ठाकरे पहुँचे, तो एक बड़ी भूमिका उनके आसपास के सलाहकारों की भी होती है। उद्धव ठाकरे के आसपास किस तरह के सलाहकार थे? अक्सर हम देखते हैं कि संजय राउत का काफ़ी प्रभाव रहता है। उस समय जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो कई ऐसी चीज़ें, ऐसे फैसले हुए थे जिसमें कंगना का घर तोड़ना जैसे मामले भी हुए थे, और भी कई अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का मामला हुआ था। कई ऐसे विवादास्पद जो हैं घटनाएँ हुई हैं। कौन उद्धव ठाकरे के सलाहकार होते थे जो उन्हें ये दिशा नहीं दे पाए कि आप गलत जा रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, या उद्धव ठाकरे सुनते ही नहीं है किसी की? देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ सलाहकार तो है, लेकिन संजय निरुपम से ज़्यादा मिलिंद नार्वेकर पे ज़्यादा उद्धव ठाकरे निर्भर रहे, जो उनके निजी सचिव हैं। मिलिंद हुँ। नार्वेकर का बहुत दरकार है। उद्धव ठाकरे की पत्नी भी पर्दे के पीछे से पूरी राजनीति को कंट्रोल करती है। मतलब इतना है कि टिकट किसको देना है, कौन मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव, मतलब एक शिवसेना के बड़े नेता ने जो उद्धव के बहुत करीबी है, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी जब मैंने किताब लिखी थी। उसके बाद हुँ। उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया था कि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि आदित्य ठाकरे सरकार में आए। मतलब वो चाहते थे कि भई एकनाथ शिंदे है, वो देखेंगे, वो आदित्य संगठन में रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे की पत्नी का ये निर्णय था कि आदित्य मेरा बेटा मंत्री बनेगा।
और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मंत्री बनाना पड़ेगा। तो कई जगह उनकी वाइफ का दखल रहा, रश्मि ठाकरे का। उन्होंने कई निर्णय इस तरीके से करवाए पार्टी के अंदर, जो पार्टी में टूट के कारण बने। ये कहा जाता है कि भाई एकनाथ शिंदे के विभागों में बहुत हस्तक्षेप आदित्य ठाकरे जो करते थे, वो रश्मि ठाकरे जी अपनी मदर के कहने के कारण करते थे। संजय निरुपम एक है, सुभाष देसाई, अनिल देसाई, जो भी अनिल देसाई तो भी सांसद भी है, उनका एक प्रभाव रहा है। अरविंद सावंत जो भी दक्षिण मुंबई से सांसद है, उनका भी प्रभाव रहा है। तो उद्धव ठाकरे सबकी सुनते थे, और मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे निर्णय लेने की क्षमता में बहुत चूक करते थे कि उन्हें क्या निर्णय लेना है। बाला साहब ठाकरे के साथ भी सलाहकार थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे का निर्णय बहुत स्पष्ट होता था, मुझे क्या करना है, और वो उस पर आगे बढ़ते थे। उद्धव ठाकरे के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, संगठन की क्षमता नहीं है, सरकार चलाने की आपकी सरकार क्षमता नहीं है। तो जब आप देख रहे थे कि आपके स्वास्थ्य की समस्या है, आप को मतलब प्रॉब्लम है स्वास्थ्य की, तो आप उद्धव ठाकरे क्यों मुख्यमंत्री बने? आप 6 महीने मुख्यमंत्री रहते, उसके बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जिस तरीके से आपने न सरकार की तरफ देखा, न संगठन की तरफ देखा, तो टूट होना स्वाभाविक थी, और उसका फायदा विपक्ष ने उठाया। अब जब हम देखते हैं, एक तो बीएमसी का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों होता है, ये भी हम आपसे जानेंगे, और दूसरी बात ये है, क्या अब इस चुनाव के बाद ये तय हो जाएगा कि ठाकरे ब्रदर्स जो हैं, इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? और इस बार तो चुनाव में ये दोनों एक साथ अगर आ जाते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है, फिर एकनाथ शिंदे हैं, वो भी मराठी हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, वो भी मराठी हैं। मराठी मानुष के पास ऑप्शन बहुत हो गए हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर एकनाथ शिंदे की बात करें, तो एकनाथ शिंदे का मुंबई में बहुत ज़्यादा दखल नहीं है। एकनाथ शिंदे ठाणे में हुँ। उनका वर्चस्व है, तो ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एकनाथ शिंदे का दबदबा रहेगा। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे, जो हुँ, कल्याण डुंबिवली से सांसद है, वहाँ शिवसेना का दखल रहेगा, जो एकनाथ शिंदे हुँ। का की पार्टी है। मुझे लग रहा है कि बम्बई के अंदर अगर मराठी मानुस की अगर बात करें, तो देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े नेता बनकर उभर गए मराठियों के भी। उससे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जो मराठी का ठप्पा लगाया जाता है, मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस सभी के स्वीकार्य नेता है। आज अगर जो भारतीय जनता पार्टी को 130 से ज़्यादा सीटें मिली है, 132 के करीब सीटें मिली है, वह देवेंद्र फडणवीस को सर्व समाज, सर्व जातियों को जो स्वीकारता है, और सबके लिए उन्होंने जो काम किया है, उसके कारण आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। अब मराठी वोट की अगर अगर बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि बम्बई के अंदर अब बहुत स्पेस बचा नहीं है उद्धव ठाकरे के लिए। लेकिन अब बीएमसी इसलिए भी ज़रूरी है कि बीएमसी 25 साल उद्धव ठाकरे या शिवसेना के पास रही थी, और शिवसेना का जो स्ट्रक्चर है वर्किंग, वो बीएमसी पे काम करता है। शाखा प्रमुख होते हैं, इनके जो शाखा प्रमुख हुँ। होते हैं, वो अपना शिवसैनिक होते हैं, और वो उस एरिया में शिवसेना का कंट्रोल करते हैं। तो उनका खर्चा कहाँ से चलेगा? तो वो ठेकेदारी करते हैं बीएमसी के अंदर। उस ठेकेदारी से वो पैसा कमाते हैं, खुद का खर्चा चलाते हैं, और शिव सैनिकों का खर्चा शाखा प्रमुख पूरा चलाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है बीएमसी में और ठेकेदारी बीएमसी का। सबसे सबसे धनवान 75,000 निगम है। करोड़ का बजट है, मतलब कई राज्यों का इतना बजट नहीं है। 75,000 करोड़ का बीएमसी का बजट है। तो शिवसेना का सबसे बड़ी ताकत बीएमसी रही है, और जो शिव सैनिकों ने खुद पैसा बनाया है, जो अपना फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट किया है, या जो पार्टी को चलाया है, वो बीएमसी के दम पर चलाया है। अब बीएमसी 2017 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो थी, उसका मेयर बना था। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था कि भई जाति के आधार पर टिकट मतलब कैसे आरक्षण होगा, उसका फैसला आ चुका है। अब अगर उद्धव ठाकरे बीएमसी नहीं बना पाते हैं, तो जो उनका आधार है खर्चों का, वो कैसे काम होगा? भाई शिवसैनिक कैसे काम करेगा? जब उसकी कमाई होगी, तो वो खुद पे खर्च करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, कैडर पे खर्च करेगा। तो अब उद्धव ठाकरे की चिंता के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर बीएमसी हाथ से निकल गया, तो मेरे पास सरकार भी नहीं है, सरकार में गठबंधन में भी मैं नहीं हूँ, तो इनकम कहाँ से आएगी मतलब मेरे कैडर के लिए? तो सबसे बड़ी चुनौती उन्हीं के पास ये है। और अगर वो नहीं आए, तो ये तय मानना है कि उनके विधायक भी टूटेंगे, जीते हुए पार्षद भी जाएंगे, क्योंकि पार्षद जो आते हैं जीत कर, वो सब व्यवसाय करते हैं बीएमसी के अंदर। तो उनकी मजबूरी होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए, या जो सत्ता में है बीएमसी में, उसके साथ चले जाए। तो उद्धव ठाकरे अगर बीएमसी में नहीं बना पाते, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट आपको उसके बाद देखने को मिलेगी, और मुझे लग रहा है उसके बाद उद्धव के लिए संभलना बहुत मुश्किल होगा। आज भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है उद्धव ठाकरे की। 20 विधायक आपके पास है, तो 20 विधायकों के दम पर अब बीएमसी में वापस सत्ता की उम्मीद करो। और देवेंद्र फडणवीस जैसा मुख्यमंत्री है, जिसने मुंबई में इतना डेवलपमेंट का काम किया है, मेट्रो का आप देखिए, या दूसरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है कि अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बन गए, चाहे वो मराठियों के हो, चाहे उत्तर भारतीयों के हो, चाहे गुजरातियों के। देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र के लीडर हैं, और अब मराठी अस्मिता के नाम पे मराठी वोट बैंक शिवसेना को मिले,
शिवसेना मतलब उद्धव बालासाहेब ठाकरे को मिले या राज ठाकरे को मिले, इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, कुछ पॉकेट्स में आपका प्रभाव है, तो 227 सीटों में से आप 50 सीटें जीत सकते हो, लेकिन 227 सीटों में से 150 सीटें जीतने की स्थिति इनकी नहीं है। और ये जो अब तर्कश का आपने आखिरी तीर जो निकाला है उद्धव ठाकरे ने खुद को बचाने के लिए भाषा विवाद, आपको लगता है कि क्या ये तीर काम आ सकता है? जिस तरह से आपने बताया कि देवेंद्र फडणवीस विकास पे भी लोग वहाँ ध्यान दे रहे हैं। 60 के दशक में भी भाषा विवाद हुआ था क्योंकि ऐतिहासिक प्रासंगिकता है महाराष्ट्र में भाषा विवाद की। जैसे दक्षिण भारतीयों को लेकर हुआ था, फिर गुजरातियों को लेकर भी हुआ था। हालाँकि गुजराती वोट बैंक को देखते हुए उद्धव ठाकरे तो उनके पास वोट भी माँगने गए थे, जहाँ तक मुझे बिल्कुल, पता है। बिल्कुल। और अब ये जो दोबारा से निकाल कर लाए हैं, क्या आपको लगता है इस तीर में कुछ दम है कि ये भाषा विवाद के नाम पे क्या ये इन्होंने सिर्फ़ एक तुक्का छोड़ दिया कि ये भी करके देख लेते हैं, ये बस आखिरी ऑप्शन है? देखिए अगर इतना मराठी से अस्मिता से लगा होता ठाकरे को, तो राज्यसभा भेजते समय उन्हें मराठी याद क्यों नहीं आता? जब हुँ। राज्यसभा भेजते हो आप, तो आप संजय निरुपम को राज्यसभा भेजते हो। जब शिवसेना राज्यसभा भेजती है, तो राम जेठमलानी को राज्यसभा भेज देती प्रियंका है। चतुर्वेदी को भेजते जब हैं। राज्यसभा भेजते हैं, तो आप प्रीतीश नंदी को राज्यसभा भेज हुँ, देते हैं। जब राज्यसभा भेजना होता है, तो आप प्रियंका चतुर्वेदी को भेज हुँ, देते हो। तो आप मराठी मानुष को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा आपने? अगर आप मराठियों को भेजते तो लगता है कि भैया आप मराठी अस्मिता की बात कर रहे हो, आपने मराठी। और ऐसा तो नहीं है, मराठी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत इतिहासकार लोग हैं, बौद्धिक वर्ग बड़ा है, बड़े फ़िल्म मेकर है, बड़े स्पोर्ट्स खिलाड़ी है। आपने उनको तो राज्यसभा नहीं भेजा। तो अब जनता ये पूछेगी ना आपसे कि जब आपके पास सत्ता थी तो आपने क्यों नहीं किया? तो मुझे लग रहा है कि अब जनता ये बात को समझ गई है कि मराठी अस्मिता को लेकर ये जो आपका नारा है, अब आपको याद आ रहा है। सत्ता में रहे 2.5 साल आप मुख्यमंत्री, तब आपने ऐसा मराठी को लिए क्या किया? उद्धव ठाकरे को ये भी बताना चाहिए। 25 साल बीएमसी में रहे, तो आपने मराठी के लिए क्या किया? आपको ये भी बताना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे के पास इस बात का जवाब नहीं है। ये सीधे-सीधे सत्ता के लिए गठबंधन है। लेकिन जिस तरीके से संघ ने जमीनी स्तर पर काम किया, और जो संघ जो सामाजिक समरसता की बात करता है कि एक कुआँ, हुँ, एक मंदिर, एक शमशान, और अभी जिस तरीके से सुनील अंबेडकर जी का जो बयान आया था, मतलब कि भाषाएँ, पूरे राष्ट्र की भाषाएँ, वो सब भाषाओं की अपनी खूबसूरती है। हुँ, और संघ का तो पहले से रहा है, हेगड़ेवार जी के समय से ये रहा है, गुरु गोरखनाथ जी का ये रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी तो तमाम मौकों पर इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं कि भई भाषा की खूबसूरती है। एजुकेशन मराठी भाषा में हो, लेकिन सारी भाषाएँ आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल होगा कि मराठियों के अंदर ये विवाद पैदा करके हिंदुत्व से अलग करें और मराठियों को ये बताएँ कि आप सबसे अलग हो। भई हम देश के नागरिक हैं ना, आज मराठी आदमी महाराष्ट्र के बाहर भी जाता है। मैं मराठी हूँ, मैं महाराष्ट्र का मराठी हूँ, मैं दिल्ली में हूँ ना। मुझे तो कहीं नहीं लगा ऐसा कि हाँ, मुझे मतलब मेरे संग भेदभाव किया जा रहा है। और महाराष्ट्र का मराठी होने के नाते मैं कभी पसंद नहीं करूँगा कि भई आप मराठी के नाम पे उत्तर भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र के अंदर किया जाए। आज बड़े-बड़े लोग उत्तर भारत के अंदर है। आप महाराष्ट्र के मराठी हैं और सुना है कि आप ही को महाराष्ट्र आने के लिए धमकी मिलने लग गई बिल्कुल, है, बिल्कुल। अब अगर हैं? मैं अगर ब अब उन्हें लगता है कि हर मराठी को मराठी अस्मिता की बात करना चाहिए और उत्तर भारतीय को पीटने की बात करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको अ, धमकी दी ना? हाँ, मतलब एक इनडायरेक्टली धमकी आई है, लेकिन मुझे तो अपनी बात रखना है, शिवसेना बिल्कुल। इनसे राज ठाकरे की पार्टी? पार्टी की तरफ से हाँ। आई हुई है कि बम्बई आएँगे तो हम देखेंगे, मुँह काला करके भेजेंगे, मराठी अस्मिता की बात नहीं करोगे दिल्ली में बैठ के। लेकिन मुझे लगता है कि मराठी समाज को आगे आना होगा। भई हुँ, मराठी समाज आगे आए, जो मराठी का प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा-लिखा वर्ग है, वो लोग सड़कों पर उतरे और ये बताए कि भई हम राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी है, वह हमें स्वीकार्य नहीं है। भई आप मराठियों के नाम पर आप अपनी अगर राजनीति मुट्ठी भर लोगों के साथ करना चाहते हो, तो पूरा मराठी वर्ग इसके साथ नहीं है। तो उन लोगों को चुपचाप सहन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके नाम पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति चमकाए और हम चुपचाप उसे सहन करें। पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा, मराठी समाज को। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का मराठी समाज, मुंबई का मराठी समाज खुद सड़कों पर उतरे और बताए कि हमें स्वीकार नहीं है। जब मराठी समाज खुद सड़कों पर आएगा, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को समझ में आएगा, वो जो राजनीति करना चाह रहे हैं, उनके साथ उनका जो मराठी वोटर है, वो भी नहीं है। तो अब देखते हैं मराठी। तो वहाँ महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के लिए क्या लगता है ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि बात मराठी भाषा से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर उन्हें भी क्या थोड़ा-सा सतर्क होके चलना पड़ता है राजनीति में? देखिए, जब भाषा का मुद्दा आता है, तो कोई भी राज्य की सरकार हो, वो हमेशा संवेदनशील मुद्दा होता है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और लोगों को गुमराह करने वाले राजनीतिक दल बहुत इसमें एक्टिव हो जाते हैं। हुँ, कार्यकर्ता बार-बार घर जाके और बता दे कि भई आपकी मराठी के साथ ऐसा हो रहा है, आपकी मराठी चली जाएगी, आपके ऊपर हिंदी थोपी जाएगी। तो कहीं न कहीं जो अगर कांस्टेंट हैमरिंग होती है, तो लोगों को लगता है कि भई ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से काम किया और महाराष्ट्र के लोगों को भरोसा है कि हमारा मराठी मुख्यमंत्री है, हुँ, हुँ। तो वो तो खुद ही मराठी है, संघ का स्वयंसेवक रहा है।
तो मराठी के साथ अब तो तो अन्याय शिवसेना भी एकनाथ शिंदे के पास चली गई है बिल्कुल, असली चुनाव चिन्ह के तो साथ, वो मराठी भी के साथ मराठी अन्याय है। होगा नहीं, किसी के साथ हाँ। अन्याय नहीं होगा, ना मराठी के साथ अन्याय तो ये होगा। जो भ्रम फैलाने की कोशिश है, लगता नहीं है कि ये बीएमसी चुनाव में कोई इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे पाएगी? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होने वाला क्या है। बूमरैंग हो सकता है ये? उल्टा भी पड़ सकता है? नहीं, मुझे संभावना मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेनिफिट होगा, हुँ। क्योंकि जिस तरीके से सबके साथ काम भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वहाँ सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और बाला साहेब ठाकरे ज़रूर मराठी अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन आज मराठी को सबसे बड़े नेता तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे नहीं है। आज मराठी को सबसे बड़े नेता तो देवेंद्र फडणवीस है और पूरे महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस है। तो जब भी हम मराठी अस्मिता की बात करेंगे तो लोगों को देवेंद्र फडणवीस का चेहरा दिखेगा कि वो महाराष्ट्र के लिए कैसे काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका कोई असर होने वाला नहीं है। चुनाव के बाद इन्हें कोई नया मुद्दा देखना पड़ेगा, जिसके आधार पर ये राजनीति करेंगे। अब कौन-सा मुद्दा होगा, ये चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। जनता जानती है, जिन्होंने विचारधारा छोड़ दी हो, उनके साथ खड़े रहना, उनके साथ बिल्कुल, किसी भी धारा में बहना, बह जाने के बराबर होगा, बिल्कुल। शायद ये बात सही है। अंत में आखिरी मेरा आपसे प्रश्न यही है, क्या महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है? अब अगर देखा जाए तो विचारधारा की हम बात करें तो व्यक्ति आधारित ना होके अब संगठन आधारित हो चुकी है क्या? हम महाराष्ट्र के बारे में ये बोल सकते हैं? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी महाराष्ट्र नहीं, अगर आप पूरे देश की अगर राजनीति देखेंगे तो हुँ। संगठन आधारित ही है। जो भी व्यक्तिवाद की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल रहे, उनका हर्ष एक समय के बाद खत्म होना रहता है। आरजेडी का आप देख लिए, लालू के बाद उनके बेटे ने एक पार्टी संभाल रहे हैं। अब लोगों को भी समझ में आता है कि परिवारवाद को कब तक ढोएँगे। अच्छा नेतृत्व तो भई सिर्फ़ परिवार से नहीं आता ना, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है। संघ का जो कंट्रोल है और जिस तरीके से सभी लोगों के दरी बिछाने वाले लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। एक चाय बेचने वाला गर्व से कहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी परिवारवाद की राजनीति का अंत होने का आ गया है, चाहे वो शरद पवार की राजनीति हो, चाहे बाला साहब ठाकरे की हो। इन दोनों परिवारों ने लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया और सत्ता में रहे, लेकिन अब इन परिवारवाद की राजनीति का अंत हो चुका है। आने वाले समय में संगठन आधारित पार्टी जो प्रदेश के लिए जो करेगी, वही राज करेगी। बिल्कुल और समय काफ़ी तेज़ी से बदला भी है। जनता भी ये समझने लग गई है कि बात चाहे भाषा विवाद की हो या जाति की हो, जो भी ऐसी विचारधारा आएगी जो सामाजिक समरसता में ज़हर घोलेगी, अब शायद जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल। आप यहाँ पर आए समीर जी हमसे बातचीत की उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, बहुत बिल्कुल अच्छा और लगा। हम आपको लगातार बुलाते रहेंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति पे भी बात करेंगे, बिहार की राजनीति पर भी बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।